70 और फिर 80 और फिर 90 की दहाई तक, कमोबेश 4 दहाई तक सिंध के शहरी इलाकों पर महाजिर कौमी मूवमेंट जो बाद में MQM बन गई और राज करती रही। एक आवाज़ पर यहाँ और फिर बाद में लंदन पे शहर बंद हो जाया करता था, शहर खुल जाया करता था। और यही नहीं कि जो शहर खुलता था शहर बंद होता था, बाद में ये हुआ कि वो लंदन जाकर भी वो आवाज़ पाकिस्तान के सिंध के शहरी इलाकों पर कंट्रोल करती रही। लेकिन अगस्त 2016 में एक नारे ने, लंदन की आवाज़ ने MQM को इतने हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि बड़ा ज़ोर डाले पर याद आता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एक तंजीम काम कर रही है। PSP के मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में एक दूसरी बहरहाल एक नुमाइंदा जमात काम कर रही है। फ़ारूक सत्तार अपनी ज़ात में एक धड़ा हैं। आफाक अहमद की हकीकी भी क्या इत्तेहाद के लिए आमादा है, ये एक बड़ा सवाल है। फ़ारूक सत्तार बहरहाल अपनी ज़ात में एक फैक्टर हैं। और उससे भी ज़्यादा अहम ये कि क्या लंदन में जो बिखरे हुए लोग बैठे हुए हैं उनका कोई फैसला कुनकुरदार है या नहीं है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल दिलचस्प इसलिए हो गई है कि जब से गवर्नर हाउस में टिसोरी साहब आके बैठे हैं तो उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो तमाम MQM के धड़ों को यकजा करेंगे। देखिए टिसोरी साहब चलते फिरते यही कहते हुए मिलते हैं। इमरान खान साहब का बहुत शुक्रिया कि जिनके कहने की वजह से मैंने ये आज मूवी आके देखी है और अब पता चला कि उन्होंने मुझे क्यों मौला जट कहा था। शुक्रिया आपका। कराची की पग MQM पाकिस्तान के पास है और वहीं रहेगी। आपने देखा टिसोरी साहब ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं धड़ों को। पहली बार अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल भी जो है वहाँ गए। फ़ारूक सत्तार साहब का गवर्नर हाउस आना जाना लगा रहता है। ख़ुद गवर्नर जो है बहादुराबाद जाते हैं, हकीकी और तमाम लोगों से राब्ते में हैं। सवाल ये है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन रही है इसमें कौन इन है कौन आउट है। ऐसा लगता है कि आमिर खान खासे अरसे से बहादुराबाद में नज़र नहीं आ रहे। ख्वाजा इजहार के बारे में भी सुना है कि वो नज़र नहीं आ रहे। खालिद मकबूल सिद्दीकी तो मौजूद हैं, बल्कि कहते हैं उन पर तमाम ही क़यादत मुत्तफ़िक़ है। वसीम अख्तर भाई भी नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार तो मैंने कहा ना शटल कॉक बने हुए हैं। और मुस्तफ़ा कमाल के साथ अनीस कायम खानी भाई भी नज़र आ रहे हैं। ये वो मरकज़ी कायदीन, अगर मैं फिर बता दूं कि आमिर खान हों, ख्वाजा इजहार हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी हों, वसीम अख्तर हों, फ़ारूक सत्तार हों, मुस्तफ़ा कमाल हों, अनीस कायम खानी हों और इसके साथ आफाक अहमद, गो के छोटा सा ही ग्रुप कहें, हकीकी भी शामिल हो, तो ये तमाम मिलकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सूरत में सिंध के शहरी इलाकों की एक आवाज़ बन सकेंगे। वही जो 88 के बाद जो बल्दियात में सूबाई कौमी असम्बली में अक्सरियत से जीते सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर जहन में रहे कि माइनस लंदन फैक्टर। हमारे साथ सोहेल शब्बीर हैं जो फॉलो करते हैं बड़े MQM की पूरी सियासत को। जी सोहेल, ये बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। हम अरसे सुन रहे हैं कि इन धड़ों को यकजा करा है, गवर्नर साहब बहुत सरगर्म अमल हैं, लेकिन ये जो एक नई मुत्तहिदा कौमी बन रही है इसमें कौन इन होगा और कौन आउट होगा। पहले तो आप मुझे यही बता दिए कि खुद कहते हैं जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी जो है बहादुराबाद वो भी तकसीम है। कुछ चेहरे वहाँ नज़र आते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे, कुछ आउट हैं कुछ इन हैं। उसके बाद आपसे पूछेंगे ना कि बाकियों को कैसे यकजा किया जाएगा। सुहेल। देखें मुजाहिद साहब, मैं आपको बताऊं कि गवर्नर सिंध के आने के बाद जो है वो MQM के अंदर एक नई रूह फूकने की तैयारियां की जा रही हैं। और हमने देखा कि जिस तरह गवर्नर सिंध ने एंट्री की MQM बहादुराबाद में और उसके बाद गवर्नर सिंध बने, तो उसके बाद से आमिर खान ग्रुप जो है वो बहादुराबाद में थोड़ा सा जो है वो नाराज़ हुआ और उसके बाद वो साइट होना शुरू हो चुका, क्योंकि मालूमात ये मिल रही थी कि आमिर खान जो है वो एक बहुत बड़ी रुकावट थे MQM के लोगों को मर्ज करने में। तो आमिर खान को पहले साइट किया गया, उसके बाद
बाद गवर्नर सिंध ने डॉक्टर फारूक सत्तार के, क्योंकि वो पहले भी करीबी थे, उनसे राब्ते किए, फिर मुस्तफ़ा कमाल से राब्ते किए और जो दीगर ग्रुप से उनसे राब्ते किए। तो उसमें जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक अभी इब्तदाई मरहले में 3 बड़े ग्रुप, जिसमें पीएसपी, डॉक्टर फारूक सत्तार और एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि बहादराबाद वाले, ये तीनों जो है वो एक होने जा रहे हैं और एक होंगे ये एमक्यूएम के नाम पर। पीएसपी जो है वो पूरी की पूरी मर्ज हो जाएगी एमक्यूएम पाकिस्तान में, डॉक्टर फारूक सत्तार भी मर्ज हो जाएंगे एमक्यूएम पाकिस्तान में। और डॉक्टर जो सबसे बड़ा मसला था इन सब के अंदर कि सरबराही कौन करेगा, तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के नाम पर तमाम जो लोग हैं उन्होंने इत्तफाक किया है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराही करें, उनकी सरबराही में तमाम लोग काम करेंगे। अब ओहदा किसको क्या मिलेगा, सीनियर डिप्टी कन्वीनर कौन होगा, तंजीमी उमूर के हवाले से जो है वो अनीस कायम खानी का नाम लिया जा रहा है कि वो सबसे मौजू तरीन आदमी है जो तंजीमी मामलात देखेंगे। इससे कबल ये तंजीमी मामलात आमिर खान देखते थे। आमिर खान फिलहाल जो है वो एमक्यूएम बहादराबाद की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और वो तकरीबन जो है वो साइड हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप ये बताइए कि ये तो आपने एमक्यूएम कर दी, लेकिन मेरे ख्याल शायद हकीकी को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल लांडी कोरंगी में उनका एक हल्का है और उससे ज़्यादा एक मैं बगैर बहुत ही गार्डेड मोहतात अल्फाज में कहूँगा, लंदन फैक्टर अभी भी काउंट करता है। बल्कि लंदन क्या, अभी आपको इल्म है कि कनाडा में, अमेरिका में यानी बेशुमार लोग जो ऑपरेशन के बाद बिखरे हुए थे वो मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे सरगर्म अमल भी हैं। तो ये जो क्या आपके ख्याल में लंदन फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? वो ये जब ये पार्टियां मना रहे हैं उन्हें इल्म नहीं है कि जी सोहेल? देखिए मैं आपको बताऊं कि लंदन फैक्टर यहाँ मौजूद है और भरपूर अपनी एक्टिविटी भी कर रहा है। लंदन फैक्टर की ही वजह है कि जो अभी फौरी तौर पर ये तमाम लोग जो एक होने जा रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा मसला इसी बात का है कि अगर हम सब एक भी हो गए और लंदन फैक्टर ने बाइकॉट और इस तमाम चीज़ों को जो है वो बाइकॉट किया तो यकीनी तौर पर इनको जो पाकिस्तान में नई एमक्यूएम बन रही है उसको शदीद नुकसान होगा। लंदन के कारकुनान सड़कों पर भी एक्टिव हो चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव चल रहे हैं और लग ऐसा रहा है कि लंदन वर्सेस एमक्यूएम पाकिस्तान, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक महाज़ाराई शुरू होगी, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम लंदन के मामले पर जो है वो खासी हार्ड लाइन रखते थे, जबकि बहादराबाद वालों के अंदर जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर था लंदन के लिए। तो जैसे ही ये मर्जर होगा तो लंदन जो है वो काफ़ी एक्टिव भी होगा और जो नेगेटिव जो नैरेटिव है वो दोबारा से जो है वो बाहर निकलना शुरू होगा, जिसकी वजह से ये तमाम लोग अभी बहुत सोच विचार करके इस मामले को देख रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाए कि जो कराची के शहरी हैं वो जो है वो इसको ऑन करें, कराची के लोग एमक्यूएम पाकिस्तान को ऑन करें और जो लंदन के कारकुनान हैं उनको भी किसी तरह जो है वो एंगेज किया जाए। सोहेल शबीर, आपको भी इल्म है कि सिंध की सियासत में जो शहरी इलाकों की जो सियासत करते रही है महाजिर कौमी यूनियन के नाम से, ये एमक्यूएम में दीगर पार्टियाँ वो बिलअमूम एंटी पीपल्स पार्टी है, यानी उनका जो वोट बैंक है वो अपने माशी ये समाजी या अपने माइंडसेट के एतबार से वो पीपल्स पार्टी से करीब नहीं हो सकता, बहुत दूरियां हैं और आने वाला इलेक्शन भी है, पीटीआई का भी खौफ है। तो आपके ख्याल में जब ये यकजा हो जाएंगे तो ये सब इस पर मुत्तफिक होंगे कि जिस तरह वफाक में वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं, सिंध में भी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे? देखिए अभी ये कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मरहला इनके लिए चल रहा है वो एक होने के बाद इस पार्टी को चलाना है, क्योंकि जो साजेगी या हड्डियाँ तैयार हो रही है ये कितने अरसे तक चलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर जो है वो खासे सवालात भी उठ रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर भी इस मामले पर जो है वो खासी लेदे हो रही है कि किस तरह सबको एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि फारूक सत्तार ग्रुप के कुछ लोग जब पहले आए थे तो उनको पार्टी में एडजस्ट करना बड़ा मसला बना था। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एंटी पीपल्स पार्टी नैरेटिव जो है वो एमक्यूएम हमेशा से रखती है और उनके वोटर की भी सोच एंटी पीपल्स पार्टी ही है। तो अब उनको किस तरह जो है वो एडजस्ट किया जाएगा, अगर आइंदा इंतखाबात होते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट में जाएंगे नहीं जाएंगे इसके हवाले से कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और जो शहरी इलाके सिंध के हैं इसमें जो है वो पीटीआई के वोटर को खासा डैमेज मिलेगा और अगर ये लोग तमाम लोग एक हो
होते हैं तो पीटीआई को जो है वो ये टफ टाइम देने जाएंगे, क्योंकि ज्यादा असर जो है वो पीटीआई ही कराची और हैदराबाद और इस तरह के इलाकों में रखती है। सोहेल, अगर मैं आपसे एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूं कि ये गालिबन दिनों, हफ्तों नहीं तो दिनों में बात चल रही है, और आपसे जो गुफ्तगू हुई है उसमें आपका ख्याल है कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक ये हो जाना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं समझते कि अगर यही निगोसिएशन, जो मुज़ाकरात, मुशावरत जारी है, गवर्नर साहब गाइड कर रहे हैं, अगर जनवरी भी निकल जाता है, अगर ये तूल पकड़ता है, तो फिर शायद इनके हाथ से वक्त निकल जाए जो ये चाहते हैं कि एमक्यूएम सिंध के शहरी इलाकों की एक पावरफुल पैरेलल तंजीम बनकर सामने आए। ऐसा ही है सोहेल? देखिए मुजाहिद साहब, इसमें दो चीज़ें चल रही हैं। सबसे मेन है बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद। अगर बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होते हैं तो मैं समझता हूं कि ये तमाम धड़े जो मिलने जा रहे हैं ये बल्दियाती इलेक्शन के बाद मिलेंगे, और अगर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो ये धड़े फौरी तौर पर जो है वो अगले ही हफ्ते में मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ हलकों से जब हमारी बात हुई है तो उनको ये खदशा है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन में फौरी तौर पर आते हैं और हम लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं तो जो अगर खुदा न खास्ता शहर से एमक्यूएम हारती है तो उसका मलबा इन्हीं लोगों के ऊपर गिरना है। तो वो उस मलबे से बचने के लिए भी जो है ये हिकमत अमली तैयार की जा रही है। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, अगर ये बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो जो ये प्रोसेस है इसको फौरी तौर पर तेज कर दिया जाएगा, और जनवरी के पहले 10 दिनों में ही आपको जो है वो सियासी तब्दीलियां होती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया सोहेल शब्बीर, हमें पूरे पस मंज़र के साथ बता रहे थे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, यानी असल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, जिसको महाजिर कौमी मूवमेंट भी कहते हैं, इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। एक हरकौलियन टास्क है, एक नाकाबिले यकीन बात होगी अगर एमक्यूएम के तमाम धड़े, जिनमें मैं हकीकी भी कहता हूँ, फारूक सत्तार भी कहता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल भी कहता हूँ, खालिद मकबूल भी कहता हूँ, और अगर ख्वाजा इजहार या आमिर खान अगर अलग होते हैं तो एक अलग क्रिएट करेंगे इशू, और उससे ज़्यादा लंदन फैक्टर। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। तो हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार होंगे, जो आपको इल्म है कि 16 अगस्त को एक हीरो बनकर सामने आए थे। गुफ्तगू करेंगे, मैंने कहा ना, ब्रेक के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार से। जी हाँ, ये नारे जो पहले हज़ारों नहीं लाखों लोग लगाते थे, अब तो उसकी बाज़गश्त कम ही सुनाई देती है। लेकिन एक बार फिर इस बात की तो बहरहाल बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि गवर्नर हाउस में बैठते ही कामरान टिसोरी ने बड़े तेज़ी से एमक्यूएम के धड़ों से गुफ्तगू शुरू की, मुलाकात की और उन्हें यकजा करने की कोशिश की। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद हैं जो इस सिलसिले में बड़े सरगर्म हैं, गवर्नर टिसोरी बड़ा करीबी ताल्लुक रखता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो एमक्यूएम के सारे धड़ों को यकजा करने की बात की जा रही है, गवर्नर इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब तक कहाँ तक पहुँचे डॉक्टर? कितना फासला तय हुआ है? कितनी रुकावटें या स्ट्रीट ब्रेकर हैं अभी तक डॉक्टर फारूक सत्तार? मुजाहिद बरेलवी भाई, नए साल की आमद है, और इस वक्त जो पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पर कराची को गूनागू मसाइल दरपेश है ना, उसके लिए कम अज कम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के जो बड़े रहनुमा है उनको सोचना होगा। और फिर जब मैं कराची की और सिंध के जो शहरी इलाकों के मसाइल, अवाम के मसाइल हैं, उनकी बात करूं, उनके एहसास महरूमी, एहसास यतीमी, लावारसी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ की बात करूं, और यहाँ तो पूरे मुल्क के 23 करोड़ आवाम कहीं ना कहीं मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। लेकिन कराची जो जब चलता है तो मुल्क चलता है और पलता है, और आज भी इस कस्मा पुरसी में भी 60-70% कौमी खजाने को दे रहा है, लेकिन बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज है। अब ज़ाहिर दूसरों से हम क्या शिकायत करें जब जो कराची के असल वारिस जो जमात या जो दावेदार है वो मुनकसिम और मुंतशिर हो, जिसमें एक मेरी एमक्यूएम की ओआरसी भी धड़ा है एमक्यूएम का, एक एमक्यूएम पाकिस्तान है, दूसरी जाहिर है कि मैं तो पीएसपी को भी एमक्यूएम का धड़ा मानता हूँ, और एमक्यूएम हकीकी को भी मैं।
समझता हूं कि वो भी एमक्यूएम का ही एक भूला बसरा घड़ा है। तो अब जाहिर है कि देखें फिर जब एमक्यूएम तकसीम हो गई तो चले कोई और आके इसे ओनरशिप दे देता ना। और पीटीआई को जब 14 सीटें मिली तो उन्होंने भी उन 14 सीटों के बलबूते पर अपने ऊपर तारी कर लिया 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी को, और इस सूबे को पूरा और शहरी इलाकों को भी खास तौर पर जो मसनूई अक्सरियत है दही सिंध की, जो हर मरदमशुमारी में 60% बताई जाती है, और शहरी इलाके चाहे कितना ही आबादी के दबाव में हो, वहाँ की आबादी कम बखत 40% से बढ़ के नहीं दे रही। तो कभी वजीर आला जो है वो शहरी इलाकों से आ नहीं सकता। तो ये एक बड़ा मसला है शहरी इलाकों और कराची का कि उसकी सही आबादी नहीं गिनी जाती। दूसरा, फिर जब वडेरे काबिज हैं सूबे पर मसनूई आबादी की अक्सरियत की बुनियाद पर ज्यादा सीटें लेकर, तो फिर ये भी एक अलमिया है कि शहरी इलाकों से वजीर आला आ नहीं सकता। उन्हें तो वडेरों की गुलामी में रहना है, उनके नीचे रहना है। और वो फिर आर्टिकल 140A जिसकी इंटरप्रिटेशन ना करे तशरी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 140A के तहत इख्तियारात दे दो, तो एमक्यूएम को भी अजीब जो है वो दर बदर किया गया। कभी पीटीआई के साथ वहाँ वजारत इख्तिदार, और फिर उसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन 2013 के बल्दियाती कानून में 140 है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभी तक तरामीम नहीं हुई। इस वक्त जो एमक्यूएम की पोजीशन है, तमाम बाई इलेक्शंस ने ये साबित कर दिया कि अगर ये सब मिल भी जाए तो इस वक्त जो थोड़ा बहुत पीटीआई को इनके मुकाबले में सबकत है वो रियाजी के हिसाब से तो है, अरिथमेटिक के हिसाब से, लेकिन अगर ये मिल जाए तो एक ऐसा करंट, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी जिंदगी आ जाएगी सिंध के शहरी इलाकों और कराची में। लेकिन डॉक्टर साहब ये है कि ये तो आपको इल्म है अच्छी तरह, बल्कि उससे गुजरे हैं कि कमोबेश 3 दहाई तक राज करते रहे लंदन में बैठे हुए आपके कायद या क़यादत, और ये वो बहरहाल 2013 के इलेक्शन भी अपनी जगह एक फैक्टर थे, लेकिन अगस्त 2016 में जो कुछ हुआ वो एक पूरा अभी भी जहन में आता है कि किस तरीके से लंदन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी नारे लगे, फिर आपने बनाई और आप एक हीरो बन के आए थे डॉक्टर साहब, नंबर 1 ही हो गए थे पाकिस्तान की हद तक। लेकिन हम देख रहे हैं कि बतदरीज फिर डॉक्टर फारूक सदार आप विलन बनते चले गए, हत्ता कि 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जब ज़िमनी इलेक्शन हुए शायद आपको टिकट भी नहीं उन्होंने दिया। तो ये जो हीरो से विलन का और अब दोबारा आप फिर मरकज़ निगाह हैं, ये सफ़र क्या कोई पॉजिटिव सूरत में सामने रिजल्ट लाएगा? देखिए ये तो रिलेटिव टर्म है ना, निस्बती। किसी के लिए कोई हीरो है तो किसी दूसरे कि अगर कुछ गिरोही जमाती या जाती मफादात पे जर पड़ती है तो वो उसको विलन समझता है उसी हीरो को ना। तो ये वक्त की बात होती है, वक्त की ना, लेकिन एक रियलाइजेशन होती है। और जब तक आप हकीकत की आंख में आंख डाल के जो है वो नहीं देखेंगे जो हकायक है, और नविश्ता दीवार नहीं पढ़ेंगे और ये महसूस नहीं करेंगे कि देखें लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात मैंने लड़े ना अभी हाल ही में 21 अगस्त 2022 245, तो मेरे कैंप पर आके 50 लोगों ने कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, आपकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, फारूक भाई नहीं देंगे जब तक आप सब एक नहीं होंगे। हम आपके गुस्से में हम दे रहे हैं पीटीआई को या टीएलपी को। लोगों ने आके 100 से ज्यादा लोगों ने कहा मेरे कैंपों पे आके। तो इससे अंदाजा लगा लें कि एक तो मायूसी में लोग वोट ही नहीं डाल रहे, और जाहिर है कि बॉयकॉट का ऐलान होता है तो खला है ना, तो लोग फिर उस तरफ भी देखने लगते हैं कि भाई इस खला को इन सब में से तो कोई पुर नहीं कर सका। अगर ये 6 सालों में जब से मैंने एमक्यूएम को लंदन से अलग किया था, अगर पाकिस्तान के रियासती इदारे, पॉलिसी साज इदारे, वफाकी सूबा हुकूमत और जो भी बच्चे पाकिस्तान थी, ये यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सैकड़ों अरब रुपए की जो जरूरत है, जब हजारों अरब रुपए का हम टैक्स देते हैं तो सैकड़ों अरब रुपए तो हमें मिलने चाहिए, वो भी नहीं देंगे। और सबकी फिर ख्वाहिश है कि लंदन वाले भी माइनस रहे, डॉक्टर फारूक सत्तार भी माइनस हो जाए, फिर एक एक करके जो आपके आर्जी एजेंडे की तकमील में रुकावट बनता है तो आप उसको माइनस कर देते हैं। तो ये इस तरह थोड़ी काम चलेगा। मुल्क के खिलाफ नारे लग गए थे तो एक खुद ब खुद मौका आ गया
और MQM के बानी ने खुद कह दिया कि हाँ उन्होंने कितनी डॉक्टर साहब गालिबन संजीदगी से तो साल 2 से आप ही कोशिश कर रहे हैं, तो अब तक कितना सफ़र तय हो चुका है? यानी इस नए साल के आगाज़ में हम ये तवक्को रखें कि MQM के तमाम धड़े एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे आ जाएंगे? मेरे ख्याल में मैं तो देखे 2.5 साल से आमादा हूँ, तो मुझे तो अपना ये कार्ड अपने सीने से लगा के छुपाना नहीं है। मेरा ये पत्ता तो सबके सामने है। अब ये कि PSP वाले बताया कि उनकी बात जो गवर्नर साहब से हुई है वो कहाँ तक पहुंची है, वो भी कोई इस पर मुशाहरा ही करें। इसी तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी भी खामोश हैं, तो वो भी अगर बताना चाहें तो मीडिया को बताएं कि हाँ। तो लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि तकरीबन सभी आमादा हैं। कुछ नोक पलट जो चीज़ों की मॉडर्न ऑपरेंडी होता है ना, तरीक़ेकार, और देखिए ओहदों का भी कोई बड़ा झगड़ा नहीं होना चाहिए, कामों की तकसीम कार का भी नहीं हो। अगर सब साथ बैठेंगे तो आपस में खुद ही मिल बैठ के तय कर लेंगे क्या। इसमें भी मुशक्क़त अगर मीडिया करेगा ना कि एक इंतज़ामी सरबराह है, दूसरा सियासी सरबराह है, तीसरा तंजीमी है और खालिद मकबूल उन सब के सरबराह है, तो मेरे ख्याल में इसकी इजाज़त ही हम क्यों देते हैं कि मीडिया के अंदर फिर गॉसिपिंग हो और स्पेकुलेशन हो, कयासाइयाँ हो। मैं तो कहता हूँ कि सब अपने अपने पत्ते दिखा दे कि भाई हम बैठकर बात कर लेंगे। हमें तो अब बैठना है और बैठकर ही कुछ ना कुछ करना है। हमारी नीयतें साफ है, हमारा ज़ाती एजेंडा नहीं है। हम इज्तिमाई बेहतरी भलाई के लिए और कराची की तकसीम इंतशार, MQM की तकसीम इंतशार को खत्म करेंगे तो खुदा की कसम आप पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करेंगे। वरना कराची कमजोर और गैर मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान भी कमजोर और गैर मुस्तहकम। शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर फारूक गुज़ार साहब से की गुफ्तगू से तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन कामयाबी के सिलसिले में अभी बहुत सारे बड़ी जिसे कहते हैं कि स्ट्रीट हर्डल्स हैं। एक और बड़ा अहम मसला जिस पर गुफ्तगू करेंगे, अभी इंकशाफ किया है बड़े डॉलर के किंग ने कि 15,000 करोड़ डॉलर जो है रोज़ाना काबुल चला जाता है, जिसके सबब पाकिस्तान में न सिर्फ डॉलर मिल नहीं रहा बल्कि जिसके सबब उसकी 250 पे जो कीमत थी रुपए की, जो बेकदरी थी, वो अभी तक मौजूद है। तो गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद इस इशू पे। मुल्क की जो माशी अब तक सूरत हाल है उसकी तफसील में क्या जाऊँ कि कहते हैं जो 31 अरब डॉलर की जो एक्सपोर्ट से हमें मिलता था, इसी तरह 30 अरब डॉलर जो हमें हमारे यहाँ आता था, यानी कोई 61 अरब 80 अरब रुपये का खर्च, 19 अरब डॉलर का जियाँ हमें पड़ा है। और इसका सबब ये है कि डॉलर जो है वो 160 रुपये पे था जब अगस्त में काबुल में हुकूमत आई थी तालिबान की, और आज वो 250 पर है। इंकशाफ किया है बोस्तान साहब ने, बड़ा इंकशाफ है, इसीलिए मैंने उनसे रुजू किया। मलिक साहब शुक्रिया, आपने कहा कि 15 करोड़ डॉलर जो हैं हर काबुल चले जाते हैं। वो जो आपने कहा कि कोई 1,000 डॉलर एक ले आ सकता है, 15,000 रोज़ाना यहाँ से जाते हैं, वो डॉलर लेकर जाते हैं, और ये सब हुकूमत की नाक के नीचे हो रहा है ना मलिक साहब? यही चीज़ मैंने हाईलाइट की है और डार साहब को भी बताई है कि हमारे तकरीबन 14 से 15,000 लोग सफ़र करते हैं अफगानिस्तान के लिए। तो हाँ रिकॉर्ड बात है ना, कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा। और 1,000 डॉलर उन्हें अलाउ है लीगली ले जाने का, और वहाँ उस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी और अफगानी जब दोनों मुल्कों में एक्सेप्टेबल है तो फिर हमें डॉलर देने की क्या ज़रूरत है। तो इस पर अब देखो हुकूमत कब फैसला करती है। तो ये हमारे, क्योंकि वहाँ रेट ज़्यादा है, 15 रुपये फ़ी डॉलर ज़्यादा है, और एक फैमिली अगर 10 बंदे 10,000 डॉलर भी ले जाएं तो उन्हें 1.5 लाख रुपए बच जाते हैं। तो इस चीज़ को अभी हमें अफगान तालिबान को एतमाद में लेके और उनसे ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि मैशियत इस वक्त ख़तरे में है और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। तो हम इस चीज़ पे पाबंदी लगाएंगे तो वो यकीनन कोई बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि उन्हें डॉलर नहीं, वहाँ तो उनको करेंसी चाहिए, जो भी है वो पाकिस्तानी हो चाहे अफगानी हो। मलिक साहब आप कह रहे हैं कि अफगान तालिबान से बात करना चाहिए। यहाँ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका असल जो किला और जिसे गढ़ कह लें या पनागाह काबुल है,
उन्होंने तो हमारे खास जंग करी हुई है, वो बातचीत कहाँ कर रहे हैं? वो तो हर महाज पे हमें शिकस्त दे रहे हैं, हर महाज पे हमें हजीमत पहुँचाना चाह रहे हैं, और उसमें गालिबन ये डॉलर भी है। रोज़ हमलों में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस शहीद हो रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को माशी तौर पर भी कमज़ोर किया जाए। जिसके साथ मदनी फिल्म के किन असबाब के तहत एक अफगान को 1,000 डॉलर जो है आप दे रहे हैं, जिनकी तादाद 15,000 है। मलिक साहब देखो, इसमें तो वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करने हैं। जब से तालिबान हमने मगरबी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए तालिबान को क्या कुछ नहीं किया, और आज हमारा वो बॉर्डर गैर महफूज हो गया, और अब तो बढ़ गई है। कोई दिन खाली नहीं होता है जहाँ के KP की बलूचिस्तान साबका कबायली इलाके, इवन इस्लामाबाद में भी हमले हो रहे हैं। और जब से मोटरवे बने हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है, वो अपने टारगेट में करके और 2 घंटे वापस अपने ठिकानों में पहुँच जाते हैं। तो ये हुकूमत को सोचने का मकाम है, और इसको सख्त एक्शन लेना होगा, और अफगान हुकूमत को जो है ये वाज़ेह तौर पर पैगाम देने का, जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो उनके दुश्मन है, और वो इस तरह चाहे वो TTP वाले हों, चाहे वो दाइश वाले हों, चाहे वो अलकायदा वाले हों, जो भी है, पहले राह थी और अब राह का नाम तब्दील हो गया, इसमें हो गया। सपोर्ट तो उनको बाहर से मिल रही है, और पाकिस्तान को गैर महफूज करना और उसकी इकानमी को, उसकी मैशत को और उसके अमन अमान को तबाह करने के दर पे हैं इस वक्त। तो वो मलिक साहब, ये तो एक और इशू आ गया। लेकिन जब डॉलर गिरना शुरू हुआ तो मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने कहा था जनाब ये 190 बल्कि 200 नहीं 190 तक पे डॉलर आ जाएगा। लेकिन अब तो शायद यहाँ से 250 रुपए पे है, और कोई इम्कान नहीं कि डॉलर नीचे आए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से बड़े, अल्लाह की ज़ात से हमें बड़ी उम्मीद है। ये हमारी देखो, सैलाब ने हमारी 70 साल की मैशत को बहा के ले गया, और जुलाई में हमारा यही डॉलर, आपने खुद ये खबरें छापी हैं, 195 में, यकीन करो इस्लामाबाद में कोई लेने वाला नहीं था। लोग डॉलर लेके ऐसे घूम रहे थे, पता नहीं उनको कहीं लूट के लाए हैं, और आज उस डॉलर को ऐसे गायब कर दिया जैसे डॉलर कहीं है ही नहीं। तो ये सारी हमारी कौम की नफ्सियात है। जो चीज़ रेट बढ़ना शुरू होते हैं और जिसकी शार्टेज होती है उसको फिर ये ब्लैक करते हैं, और हमारे जो ब्लैक मनी वाले हैं फिर ब्लैक में खरीदते हैं जाके। अगर वो ना खरीदें डॉलर, कोई मैं खाने पीने की जान बचाने की दवा नहीं का, उसके बगैर आपको अमन नहीं आएगा। बाकी जो लोग सफ़र करके हेल्थ एजुकेशन को तो हम दे रहे हैं, किसी को शार्टेज नहीं है। सिर्फ शार्टेज है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए, सट्टेबाजों के लिए, वो बढ़ चढ़ कर फिर मीडिया में जो है वैला मचा रहे हैं। भाई मुल्क एक मुश्किल में, हमारे फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो आपको क्या ज़रूरत है डॉलर में सरमायाकारी करने की? आप तो डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग करें। डॉलर के मैं तो समझता हूँ लोग मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हमारे सिपाही, हमारे अफसरान, देखो रोज़ हमारा कोई ना कोई आदमी शहीद हो रहा है, तो हम डॉलर पे मुल्क पे नहीं कुर्बान सब कर सकते। डॉलर को कोई रखना ज़रूरी हो गया। मैं समझता हूँ इस वक्त 8 से 10 अरब डॉलर लोगों के घरों में पड़ा है, इतने एक्सपोर्टर ने बाहर रोका हुआ है। सिर्फ समझ में कि डॉलर जब 300 हो गया तो फिर हम बेचेंगे। तो ये तो हमारी नीयत ही ख़राब है, और आज डॉलर गिरना शुरू होएगा। आप देखना जुलाई में आपके सामने था 250 से कम होकर 195 पे आया। सैलाब ना आता और ये आज डॉलर अल्लाह के हुक्म से 190 पे होता है। और कुछ हुकूमत ने भी पॉलिसियाँ जो मैंने कही हैं, बाहर आपने पढ़ा भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है कि हमें डॉलर की ट्रेड टोटली खैरबाद कहना होगा अफगानिस्तान के साथ। हमारी जो है कोयला और जितनी भी सब्जियां टमाटर जो आ रही हैं उनको पाकिस्तानी रुपए में बैंकिंग LC से करेंगे। कैश ट्रेड में जब हम करेंगे तो उसमें वो मनमानी करते हैं, और उसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता कितना डॉलर हमारा जा रहा है। इसी तरह हुकूमत ने जब ड्यूटियाँ लगाई हैं अपनी लग्जरी आइटम पे या उन चीज़ों पे जो कि पाकिस्तान में बनती है ताकि लोग पाकिस्तानी चीज़ें खरीदें, तो हमारे इम्पोर्टर माफिया ने जो है अब अफगानिस्तान का कंधा रख के अब जो कंटेनर पहले 3,000 आते थे, 15,000 कंटेनर अफगान ट्रांजिट के नाम पे आ रहे हैं, और वो वहाँ वर्कर मीडियास वहीं से 10-15 रुपए में की खरीद के हमारी वर्कर मीडियास को बड़ा नुकसान पहुँचाया लोगों ने, जो कि 3 अरब डॉलर थी 2 अरब डॉलर पे आ गई है। इस तरह हमारा एक्सपोर्टर है वो अनएडवाइज करके अपना पैसा बाहर ले जा रहा है। जो हमारी एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर थी अब 2 अरब डॉलर पे आ गई है। ये 2 अरब डॉलर हमारे रिकॉर्ड हमारे गायब हो गए थे, कहाँ गए? ये अफगान ट्रांजिट में गए हैं सारे के सारे। शुक्रिया मलिक बोस्तान, जो डॉलर किंग ही कहलाते हैं, लेकिन बड़ी सादा सी गुफ्तगू में ये वो असबाब अवामिल बता रहे थे जिसके सबब डॉलर जो है वो 250 से नीचे आ रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उन्होंने ख़तरनाक बात बताई कि 15 करोड़ रुपया रोज़ाना यहाँ से चला जाता है। हम इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।